भोजपुरी में एक कहावत है, नाऊ भाई कै बार, जवाब मिलता है बाबू अगवे आई। हिंदी में कहें तो एक व्यक्ति जो अपना सिर मुड़वा रहा था और बार बार नाई से पूछता है कि मेरे सर पे कितने बाल हैं, मेरे सर पे कितने बाल हैं, तो नाई का जवाब होता है कि घबराओ नहीं, छुरा चला रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारे सामने ही गिरेगा, खुद ही गिन लेना तुम्हारे सर पे कितने बाल थे। यही कहावत नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर सिद्ध हो गई है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर गारंटी बेचने में लगे हैं, विकसित भारत का कथित कोल कल्पित सपना दिखाने में लगे हुए हैं, साल 2043 का भविष्य कैसा होगा ये बताने में लगे हुए हैं। ये भी बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भी मैं ही आऊंगा, 400 पार लाऊंगा और आऊंगा तो और भी बड़े बड़े फैसले करके जाऊंगा। और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो मोदी सत्ता की पोल बड़े भीतर से खोल रही है। इस कदर पोल खोल रही है कि भारत में अब लोकतंत्र है ही नहीं, ये भी चर्चा शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, याद करिए पिछले कई साल से मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार 1975 यानी इमरजेंसी इसलिए याद दिलाते हैं कि आप उस इमरजेंसी को भुगतने के लिए तैयार रहिए। जब वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, हमले करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि सिर्फ उन्हें उनकी शिकायत करनी है। उसके पीछे एक कारण यह भी कथित रूप से होता है कि आपको उन परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार करना है, दिखाना है कि देखो अभी हम वहां तक तो नहीं गिरे हैं, अभी वहां तक जाना है। और अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 1975 की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह सामने आई है कि भारत को दुनिया में सबसे खराब सरकारी अपराधी के रूप में बताया गया है। फिर से सुन लीजिए, एक तो अपराधी, दूसरे सरकारी और तीसरे सबसे खराब। वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, कई हिस्सों में है, अलग अलग सूचकांक में भारत की स्थिति कैसे बद से बदतर की तरफ जा रही है सब कुछ दर्शाया गया है। बारीकी से देखने लगे तो घंटों का समय निकल जाएगा, लेकिन मैं उन सब का सार निकालकर बेहद आसान भाषा में देसी टच के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में भारत को लेकर कैसी चर्चा हो रही है, डंका बज रहा है या फिर थू-थू हो रही है, इस रिपोर्ट को समझने के बाद आप खुद ही अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहां मैं एक बात और साफ कर दूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे ही इस रिपोर्ट पर जमकर चर्चा शुरू हो जाएगी, आज की कथित निरंकुश सत्ता इसे झूठा और गलत बता देगी, विदेशी सरकारों की साजिश बता देगी और इस साजिश को सच साबित करने के लिए गोदी मीडिया दिन रात एक कर देगा। मगर आपको यह भी ध्यान रखना होगा, हाल ही में भारत के ही 40 से अधिक वैज्ञानिक संगठनों के ग्रुप ने, 100 से अधिक देश के बड़े वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार के इस रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि विकास के झूठे आंकड़े मोदी सत्ता प्रस्तुत करती है। तो ज्यादा लंबा न करते हुए हम नई नवेली वैश्विक रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो मोदी की गारंटी के पर्चे और पोस्टर बैनर पूरे देश में आपको दिख जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में उनकी गारंटी का फूटता हुआ गुब्बारा भी आपको दिख जाएगा। उनकी गारंटी का भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर गोदी मीडिया के किसी लपटझंडिस की इतनी हैसियत नहीं है कि चर्चा कर दे। और यदि चर्चा करेगा तो रिपोर्ट पर फोकस करिए। वी-डैम एक संस्था है जो दुनिया भर में लोकतंत्र का सूचकांक जारी करती है। दुनिया के किस देश में लोकतंत्र के गुण कितने बचे हैं और किस तरह से बचे हैं, इन्हीं के बारे में बेहद विस्तृत रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं। और एक बार फिर से ये रिपोर्ट सामने आई है, द वायर ने इसको कवर किया है। अपनी स्क्रीन पर द वायर की रिपोर्ट हमने दिखा दिया है, उसे देखते जाइए और हमारी बातों को सुनते जाइए। 7 मार्च वी-डैम ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी किया है और भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है सिर झुकाकर सुन लीजिए, क्योंकि सुनने के बाद ऑटोमेटिक सिर झुक जाएगा, इसलिए पहले से झुका लीजिए। ये रिपोर्ट कई सारे इंडेक्स के आधार पर प्रस्तुत की गई है, 5 से अधिक है। उन सब को बेहद आसान भाषा में बता रहा हूं, देख लीजिए। शुरुआत में यह समझ लीजिए कि वी-डैम ने दुनिया भर के 179 देशों की समीक्षा की है और यह पाया है कि भारत जो है वो दुनिया के नीचे वाले 40 से 50% देशों के बीच पाया जा रहा है। यानी देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना बेच रहे हैं और हकीकत यह है जो ये रिपोर्ट सामने लाती है कि नीचे के 40-50% देशों में भारत की स्थिति है। जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, आराम से सुनते जाइए। ये देश आपका है, इसकी चिंता करना और इसके लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए चिंतन करना आपकी जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2013 के बाद से भारत में निरंकुशता बहुत तेजी से फैलने लगी है और इसी की वजह से हाल फिलहाल में दुनिया के जो टॉप 10 के निरंकुश देश हैं, टॉप 10 के निरंकुश देश हैं, उनमें भारत का नाम लिया जा रहा है। मुझे लगता है निरंकुशता का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाने की बात करते हैं और दूसरे तरफ
टॉप 10 निरंकुश देशों में भारत का नाम आ रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र का स्तर इतना गिर गया है कि अब इसे 1975 के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। और आपको इतना तो याद ही होगा कि इस देश में उसी वक्त इमरजेंसी थोपी गई थी, और इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थिति क्या होती है, लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति क्या होती है, ये तो आप समझते ही हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1975 में भारत में घोषित इमरजेंसी थी, संविधान के तहत घोषित की गई इमरजेंसी थी, बाकायदा राष्ट्रपति ने घोषणा की थी। किसी ने अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर लगाया, यह अलग बात है, लेकिन सब कुछ नियमों के तहत था। पूरे देश को यह मालूम था कि देश में इमरजेंसी चल रही है। लेकिन वी डैम की यह रिपोर्ट कह रही है, जो दवायर पर प्रकाशित भी हुई है, कि अभी के भारत में जैसा लोकतंत्र है वो 1975 के स्तर पर गिरा दिया गया है, और पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या निरंकुश शासन के भीतर रहती है उसकी आधी आबादी केवल और केवल भारत में ही है। ये रिपोर्ट साफ साफ यहां तक कह रही है कि भारत को अब लोकतंत्र नहीं कहा जाता। फिर से सुनिए, भारत को अब दुनिया भर में लोकतंत्र नहीं कहा जाता। 2018 में चुनावी निरंकुशता की स्थिति में भारत आ गया और 2023 के अंत तक वहीं रहेगा। चुनावी निरंकुशता का मतलब याद करिए, साल 2019 में लोकसभा की सैकड़ों सीटों पर डाले गए वोट और ईवीएम मशीन द्वारा गिने गए वोटों की संख्या में बड़ा अंतर पाया गया। 2019 के बाद से अब अगला चुनाव आ गया है। 5 साल का समय लगभग बीत चुका है। अब तक इस मामले में कोई जांच नहीं हुई, कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, कोई सफाई नहीं दी गई। ईवीएम मशीन को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। 19 लाख से अधिक ईवीएम मशीनें गायब हैं, हवा में उड़ गई या जमीन निगल गई, कहां चला गया कुछ पता नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। लगातार देश भर में ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है। चुनाव आयोग कान में कड़वा तेल डालकर सो रहा है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को जरा और ध्यान से देखना हो तो अभी देश में आचार संहिता लागू भी नहीं हुई है। सीधे सीधे राहुल गांधी को यह निर्देश दिया जाता है कि सोच समझकर बोलिए, हिसाब से बोलिए, जबकि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता लगातार मंचों से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए चुनाव आयोग की जबान तक नहीं खुलती। वो लोग उस फर्जी 2G घोटाले को आज भी याद दिला रहे हैं, जिसे खुद उन्हीं की सरकार में जांच एजेंसियों ने झूठा बताकर सारे आरोपियों को बरी कर दिया। कोई सबूत नहीं मिला। प्रधानमंत्री लगातार गरीबी का झूठा रोना रो रहे हैं, जिसका कोई आधार अब तक वो दिखा नहीं पाए हैं, और जो आधार हैं वो दिखाते हैं कि वो गरीब कभी रहे ही नहीं होंगे। बाकी खुलेआम किस तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री भरी मंच से धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, पुलवामा में मारे गए हमारे देश के 40 वीर जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में अंधा हो जाता है, उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। बहरहाल उदाहरण देने लग जाऊं तो इतने सारे हैं कि कई दिन गुजर जाएंगे। और लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, लोकतंत्र की लूट कैसे होती है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हाल फिलहाल में आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देख ही लिया। जब एक शहर का मेयर बनाने के लिए बीजेपी इतने नीचे तक गिर सकती है और चुनाव आयोग दलाली की पराकाष्ठा को पार कर सकता है, तो फिर देश के सबसे बड़े चुनाव में क्या क्या नहीं किया जा सकता, यही सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। वी डैम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में निरंकुशता की लहर देखी जा सकती है। 42 देशों में जहां पर 2.8 अरब लोग रहते हैं, यानी दुनिया की लगभग 35% आबादी रहती है, वहां निरंकुशता जारी है। और दुनिया के 18% आबादी अकेले भारत में है, यानी पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या निरंकुशता को झेल रही है उसकी आधी आबादी केवल भारत में ही है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भारत को हाल ही में सबसे खराब निरंकुश लोगों में से एक के रूप में दिखाया गया है। आगे कुछ पॉइंट्स के आधार पर इस रिपोर्ट में भारत में निरंकुशता के स्तर और लोकतंत्र के गिरते प्रभाव को बताया गया है। मैं उसे अधिक से अधिक आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, लिबरल का मतलब उदार यानी सहिष्णु। इस मामले में भारत 104वें स्थान पर है, यानी पिछली बार की तुलना में स्थिति और खराब हो चुकी है। यहां शर्म महसूस करने वाली एक बात और है, और वो ये कि पाकिस्तान 119वें स्थान पर है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान की खराब और बदहाल स्थिति की चर्चा भाजपा के तमाम नेता और गोदी मीडिया वाले दिन भर करते हैं, हम उससे बहुत बेहतर नहीं हैं। उसे 0.21 नंबर मिलता है तो हमें 0.28। इस इंडेक्स में जो नंबर मिला है उसके कुछ उदाहरण भी सुन लीजिए। ये रिपोर्ट में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूं।
याद करिए, कुछ साल पहले हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी अपना अवार्ड वापस कर रहे थे। उनका आरोप था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, यानी एक दूसरे के विचारों को लोग सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे के मनोभाव को दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, और ये काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण ऐसे ही समझ लीजिए। आज की तारीख में धर्म के नाम पर जो गमछा वाले गुंडे तैयार किए गए हैं, उनका कोई त्योहार मस्जिद पर चढ़े बिना, चर्च के ऊपर झंडा गाड़े बिना और धर्म विशेष के लोगों को गाली दिए बिना, दंगा किए बिना पूरा ही नहीं होता। जबकि हमने हमेशा यही सीखा कि त्योहार एक दूसरे को जोड़ने के लिए होते हैं। बहरहाल, वीडैम का दूसरा पॉइंट है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी इस इंडेक्स के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि किसी देश में जो चुनाव है वो कितना साफ सुथरा है, कितना निष्पक्ष है, कितना स्वतंत्र है। और सिर्फ यही नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचनाएं कितनी स्वतंत्र हैं, महिला तथा पुरुष के जो मताधिकार हैं तथा सरकारी नीतियां किस हद तक चुने हुए लोगों के भीतर निहित हैं, इन सब को देखा जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो किसी देश में चुनाव कितना निष्पक्ष होता है, यह भी इंडेक्स में मापा जाता है। और इसमें भारत 110वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत का स्कोर काफी खराब हो गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश भारत और फिलीपींस तथा 18 देशों में चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्षता की संकेतक काफी हद तक खराब हो गए हैं। बाकी आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को कथित रूप से डराकर, धमकाकर, लालच देकर एक पार्टी में शामिल करवाया जाता है। बड़े से बड़े दाग धुल जाते हैं और उसके बाद भी लगातार आरोप लगता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ हो रही है, लोगों को वोट देने से रोका जाता है, और सब कुछ होने के बाद मशीन का अपना झोलझाल कथित रूप से सामने आने लगता है। सवाल उठने लगते हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 3 के चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट एकदम ईमानदारी से सबको जांच रहा है, संदेह बिल्कुल नहीं करना है। आइए अब शर्म महसूस करते हुए तीसरे इंडेक्स की सुन लीजिए। यह है लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के उदार सिद्धांत को समझने की कोशिश की जाती है, जैसे राज्य यानी सत्ता का जनता के प्रति कैसा व्यवहार है, जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, तथा इन दोनों के खिलाफ व्यक्तिगत और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का महत्व कितना रह गया है। ये सब कुछ देखा जाता है। इस मामले में भारत को 92वां स्थान प्राप्त है, 92। यहां भी भारत का स्कोर पहले से गिरा हुआ बताया गया है, और स्कोर गिरेगा भी क्यों नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। देश भर में डबल इंजन की सरकारें अपनी ही देश की जनता के प्रति कैसा रुख रख रही हैं। बुलडोजर के आगे न्याय जोड़ दिया गया है। देश में आए दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को बेघर किया जा रहा है। किसी पर भी कोई भी आरोप लगाकर घर गिरा दो, उससे बेघर कर दो, रोते बिलखते बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दो, और उसके बाद नफरती चिंटू इसे बुलडोजर न्याय का नाम दे देते हैं। गोदी मीडिया ताली पीटने लगता है, अंधभक्त नाचने लगता है, और फिर जब भरी संसद में भाजपा का एक सांसद अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसद को गंदी गंदी गालियां देता है, तो फिर भारत में उदारता का सूचकांक बढ़ेगा कैसे? गिरना तो है ही, जब इसे गिराने का ठेका स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही ले रखा है। और सांसद ही क्यों, जब देश के प्रधानमंत्री ही कपड़ों से पहचानने लगे तो फिर बचता ही क्या है। अगला सूचकांक है समतावादी घटक सूचकांक। यह सूचकांक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें यह आंका जाता है कि किस हद तक देश के सभी सामाजिक समूह राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा ले पा रहे हैं और उन्हें समान अवसर मिल रहा है क्या। यहां देखा यह जाता है कि जो सभी सामाजिक समूह हैं, यानी समाज के अलग अलग हिस्से जो हैं, विभिन्न जो समुदाय हैं, उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है कि नहीं, राजनीति में उन्हें समान अवसर प्राप्त है कि नहीं। और इस सूचकांक में भारत दुनिया के निचले 45 देशों में शामिल है। रैंकिंग है 137। फिर से सुन लीजिए, इस सूचकांक में भारत दुनिया के नीचे वाले 45 देशों में शामिल है। रैंकिंग है 137। अब आप खुद ही सोचिए, यहां तो बात सामाजिक समूह की हो रही है, जबकि स्थिति तो यह है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी बराबर का मैदान नहीं मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसका सबसे मजबूत उदाहरण है। खुद ही देखिए, एक तरफ एक पार्टी को भर भर के चंदा मिलता है, बाकी पार्टियां कंगाली की तरफ चली जाती हैं। चुनाव आयोग एक पार्टी के नेताओं को छुट्टा सांड की तरह छोड़ देता है और दूसरी पार्टी के नेता बिना कुछ बोले ही चुनाव आयोग के रडार पर आ जाते हैं। तो जब राजनीतिक दलों को ही समान अवसर प्राप्त नहीं है कथित रूप से, तो फिर समाज के विभिन्न समूहों को किस हद तक प्राप्त है, इसकी कल्पना आप खुद कर लीजिए। अगला सूचकांक है
पार्टिसिपेटरी कंपोनेंट इंडेक्स, जो कि सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की सक्रिय भूमिका यानी भागीदारी को देखता है। यहां भी भारत महत्वपूर्ण गिरावट के साथ 103वें स्थान पर है। एक और इंडेक्स है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र के विचार विमर्श सिद्धांत को किस हद तक हासिल किया गया है। और जब बात विचार विमर्श की आ जाती है तो आप याद करिए, अभी कुछ महीने पहले ही इस देश के लगभग 150 सांसदों को संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। विपक्ष के बहुत सारे सांसदों को सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने की वजह से कथित रूप से कोई भी आरोप लगाकर संसद से बाहर कर दिया गया। संजय सिंह को याद करिए, राघव चड्ढा को याद करिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी याद कर लीजिए। इन्हें तो इनके मामले की पूरी जांच करने से पहले ही बाहर कर दिया गया। बाकी मोदी सत्ता विचार विमर्श में कितना विश्वास रखती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री 1 घंटा तक रेलम रेल भाषण देते हैं, दुनिया भर की बकवास कर लेते हैं संसद में, लेकिन मणिपुर पर तब तक नहीं बोलते जब तक विपक्ष के सारे सांसद उठकर संसद से बाहर नहीं चले जाते। यह है प्रधानमंत्री की विचार विमर्श के प्रति निष्ठा। इस मामले में भी भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है, 101वें स्थान पर मौजूद है। बताया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर एकमात्र भूटान ऐसा देश है जहां पर उदार लोकतंत्र जिंदा है। इसी रिपोर्ट में कुछ और कारनामों पर भी चर्चा हुई है, उन्हें भी सुन लीजिए। वी डैम की रिपोर्ट में बताया गया है भारत के निरंकुशीकरण की प्रक्रिया 2018 से गंभीरता से शुरू होती है और आगे बढ़ती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में लगातार गिरावट हुई है। मीडिया के स्वतंत्रता से समझौता किया गया है और समझौता किस स्तर पर है ये तो आप देख ही रहे हैं। देश का मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया पर जो लोग स्वतंत्र आवाजों के साथ सवाल करते हैं उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। देखिए, किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही कितने सारे ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और मोदी सरकार ने बाकायदा कानूनों का प्रयोग करके सही सब कुछ किया है, करवाया है। याद करिए, एक वक्त में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इमरजेंसी कानूनों का प्रयोग करके हटवाया गया और उसके बाद बीबीसी के तमाम कार्यालयों पर छापेमारी की गई। मीडिया की स्वतंत्रता का आलम यह है कि गोदी मीडिया के लपटझंडिस हाथी का खिचड़ी खा रहे हैं। बाकी हाथी क्या खा रही है ये तो जंगल में पता चलेगा। वैसे गोदी मीडिया का ऑफिस भी किसी जंगल से कम नहीं है। इतनी नफरत और इतनी हिंसा तो जंगलों में भी शायद ही मिले। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, नागरिक समाज पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष को धमकाया जाता है। यहां तक कि उदाहरण के रूप में पीएम मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों तक का इस्तेमाल कैसे किया है यह भी आपने देखा है। इस रिपोर्ट में सब कुछ शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019 में भाजपा सरकार ने यूएपीए में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता को और ज्यादा कमजोर कर दिया। यह रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल तेजी से घट रहा है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन कर रही है। राजनीतिक विरोधियों और सरकारी नीतियों का विरोध करने वालों को डराना, धमकाना, इसके साथ ही शिक्षा जगत में असहमति को चुप कराना एकदम आम हो चुका है। यह रिपोर्ट कहती है कि जहां एक तरफ मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा अच्छी जानकारी के प्रसार पर प्रभाव डालता है ताकि देश में मजबूत नागरिक समाज को बनाया जा सके, लेकिन अल साल्वाडोर, भारत और विशेष रूप से मॉरिशस को दुनिया भर में सबसे खराब सरकारी अपराधियों के रूप में चुना गया है। मतलब ये 3 देश हैं जहां पर मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा सेंसरशिप लगाई जाती है और इन्हें सरकारी अपराधी बुलाया जा रहा है। अब बजाइए ताली। भारत को दुनिया में एक तो अपराधी बुलाया जा रहा है, ऊपर से सरकारी अपराधी बुलाया जा रहा है और उसके भी ऊपर से सबसे खराब सरकारी अपराधी बुलाया जा रहा है। कितना बढ़िया डंका बज रहा है। भक्तों, डांस करो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेट बंद करने के मामले में भी भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है कि पिछले 5 वर्षों में लगातार दुनिया की इंटरनेट शटडाउन राजधानी के रूप में भारत की पहचान हो गई है। यानी जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है वो भारत है और इसे इस कुकृत्य के लिए राजधानी बता दिया गया है। चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। पिछले ही साल दुनिया भर में हुए जितने भी इंटरनेट शटडाउन थे उनमें 58% केवल और केवल भारत में हुआ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अच्छे कार्यों में हम विश्वगुरु बने चाहे ना बने, लेकिन जितनी भी अलोकतांत्रिक कार्य हैं, जितने भी घटिया कार्य हैं, उन सब में हम निश्चित ही विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। जितनी भी गलत सूचकांक हैं उनमें हम विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के मामले में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि भारत सरकार दुनिया को यह सिखा रही है, उदाहरण पेश कर रही है कि सोशल मीडिया का गला कैसे दबाना है, कैसे जनता की आवाज पर नियंत्रण करना है, अंकुश लगाना है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भारत में सोशल मीडिया की
की सामग्री पर तेजी से नियंत्रण किया गया है। हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ और सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थकों के खातों को हटाने के जो आदेश सामने आए, खुद एक्स ने यानी ट्विटर ने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार ये सब कुछ करवा रही है। लगे हाथ एक और उदाहरण देख लीजिए। कार्बन पत्रिका में जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना द्वारा नागरिकों की कथित यातना और मौतों पर एक कहानी को सरकारी आदेश पर हटा दिया गया। यानी कोई भी ऐसी खबर जो मोदी सत्ता को असहज करती हो, वो चाहे जहां भी हो, उसको हटाने के लिए किसी भी स्तर को पार कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे अधिक आबादी वाले देश के निरंकुश होने पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। बाकी ये सब तो मोटे मोटे ऊपर वाले उदाहरण हैं जो आसानी से हम सब के बीच हैं। लोकतंत्र की मरती हुई आत्मा और संविधान की निकल रही अर्थियों का मुआयना यदि करना है तो आप खुद ही एक माइक और कैमरा लेकर जनता के बीच चले जाइए। एक बार बिना कैमरा के लोगों से बात करिए, सरकार की हरकतों के बारे में पूछिए और दोबारा कैमरा ऑन करके देखिए। लोग इतनी तेजी से पलटी मारेंगे कि नीतीश कुमार भी शर्मा जाएंगे। देश की जनता तुरंत सीता से गीता बन जाती है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी बात मीडिया में जा सकती है, सोशल मीडिया पर जा सकती है, तुरंत डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भीतर से हिल जाते हैं। और जब किसी देश की जनता इस कदर सत्ता से डरने लगे तो फिर देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इसके लिए दुनिया की किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर है कि इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो समाज में महसूस की जाने वाली डर की धड़कनों पर मुहर लग जाती है। यह अलग बात है कि इस मुहर को ही मोदी सत्ता लगातार नकली बताती है। अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया जाता है, चाहे भुखमरी का सूचकांक हो, चाहे इस तरह का कोई भी सूचकांक जो मोदी सत्ता को असहज करता है, उसे गलत बताकर नकार दिया जाता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि खरगोश के आंखें मूंद लेने से खतरा टल तो नहीं जाता, समस्या बढ़ती ही जाती है। आप सभी दर्शकों से अपील है कि कम से कम जो आपके हाथ में है वो तो कर दिया करिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इन बातों को आपके सामने तक लाने